नहीं, थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज एक बार। ओके, सो वेलकम बैक टू क्लास। एंड सेल्फ रेफरेंस असेसमेंट है, क्राइटेरियन रेफरेंस पढ़ा था, नॉर्म रेफरेंस पढ़ा था, इसके बाद एक वर्ड आता है सेल्फ रेफरेंस असेसमेंट। मैंने बोला है कि ये सब ओस्टेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है, ये पूरा पेपर ओस्टेट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल एंड इम्पॉर्टेंट है। तो उससे पहले मुझे मैक्सिमम टॉपिक कवर करने का एक है, ये इच्छा है मैं करूं, तो उस बेसिस पे ये छोड़ दिया था कि इंपॉर्टेंट नहीं है बोल के, बट एग्जाम में आने के चांसेस हो गए तो इस बेसिस पे थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ आपको। सेल्फ रेफरेंस असेसमेंट को इप्सेटिव असेसमेंट बोला जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज इप्सेटिव, इप्सेटिव IPSATIVE, इप्सेटिव असेसमेंट, इसको इप्सेटिव असेसमेंट बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? इट इज द प्रैक्टिस ऑफ असेसिंग प्रेजेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट द प्रायर परफॉर्मेंस ऑफ द पर्सन बीइंग असेस्ड। देखो, मैं बोलूं कि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में 60% रिजल्ट आया, सेकेंड सेमेस्टर में मेरा 80% रिजल्ट आया, थर्ड सेमेस्टर में मेरा 85% रिजल्ट आया। सो बोलो ये ग्रोथ हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? मतलब आगे हायर ग्रोथ हो रहा है या लोअर ग्रोथ हो रहा है, डाउन हो रहा है, क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। वन आफ्टर अनदर सेमेस्टर्स में उसका मार्क्स अप गया है, मतलब ग्रोथ पॉजिटिव है, ग्रोथ नेगेटिव मतलब डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब एक ही पर्सन का, सपोज पर्सन का नाम है ए पर्सन ने फर्स्ट सेमेस्टर में रखा 60%, सेकंड में रखा 80%, थर्ड में रखा 85%, तो फर्स्ट से थर्ड तक का जर्नी में उसने 25% ज़्यादा रखा है, तो उसके परफॉर्मेंस पे जो ग्रोथ आया है, मतलब जो हाईएस्ट लेंथ आ रहा है ऐसा ऊपर की तरफ चल रहा है, और परफॉर्मेंस पे कंपैरिजन हो रहा है कि पहले वो ऐसा परफॉर्मेंस देता था, अब वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस देता है। ये जो कंपैरिजन हो रहा है इसको हम सेल्फ रेफरेंस असेसमेंट और इप्सेटिव असेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, लर्नर्स परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद देयर ओन अर्लियर परफॉर्मेंस। देखो, लर्नर का खुद का परफॉर्मेंस कंपेयर होगा उसके अर्लियर परफॉर्मेंस के साथ। मैं क्लास 11 में इतना मार्क्स रखी थी, 12th में इतना रखो, ग्रेजुएशन में इतना रखा और पीजी में इतना रखा। तो ये जो कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन ही है जिससे हम खुद को जज करते हैं। इसको हम सेल्फ रेफरेंस असेसमेंट और इप्सेटिव असेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, with a view to determining whether any improvement has been done or has been made or any added value brought about। देखो, कोई एक्स्ट्रा वैल्यू आया है क्या या इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं, इसको हम देखते हैं यहाँ पे कि हम में कोई इम्प्रूवमेंट आया या नहीं आया है। इसको डिटरमाइन करने के लिए जो असेसमेंट होता है उसको सेल्फ रेफरेंस असेसमेंट बोलते हैं। सच असेसमेंट माइट इन्वॉल्व setting a learner the same test prior to and after undertaking a course or unit thereof, keeping track of how a student average percentage mark or overall grade average changes as they progress through an entire course, or seeing how an athlete's personal best time, distance, etc. improve with training। ओके, सो अब पॉइंट इतना आता है कि ये असेसमेंट इन्वॉल्व क्या करता है? द सेम टेस्ट होता है प्रायर टू और आफ्टर अंडरटेकिंग ए कोर्स। एक कोर्स में आप एंटर किए, कोर्स में एंटर करते हुए आपको टेस्ट लिया गया, आपका परसेंटेज कुछ 10% आ गया, बहुत ही पुअर, आपको बहुत डांटा गया कि ऐसा करते हो वैसा करते हो, बट धीरे धीरे आपने पढ़ाई किया, बहुत मेहनत किया, बहुत एवरेज पॉइंट पे ग्रोथ होते गया, ओवरऑल ग्रोथ पॉइंट पे चले गए। नेक्स्ट जब आपने सेम टेस्ट का क्या किया, सेम टेस्ट को अटेंड किया और एग्ज़ाम दिया, तब आपका परसेंटेज 80% आ गया। सो यहाँ से हम चेक करते हैं कि एक पर्सन का ग्रोथ बिफोर कैसा था, आफ्टर कैसा था, और सेम टेस्ट से ही आगे कैसे थे, पीछे कैसे हुए, और उसका ट्रैक रिकॉर्ड हम रख सकते हैं। बच्चों का, इंडिविजुअल बच्चों का हम ट्रैक रिकॉर्ड परफॉर्मेंस का रख सकते हैं कि एवरेज परसेंटेज बच्चे ने कैसा रखा है, उसका ग्रोथ कैसा हो रहा है। जैसा एक एथलीट हम चेक करते हैं, एक रनर है, सोच लो एक रनर है, तो एक रनर पहले कुछ प्रैक्टिसेस में उसने कभी अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी अच्छा किया, कभी बुरा किया, और बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा।
फिर एक दिन बहुत प्रैक्टिस के बाद उसका ग्रोथ हुआ एंड वो उसने बहुत अच्छा से एक गेम को खेला और रन अच्छे से किया. सो उसके टाइम, उसका डिस्टेंस, उसका ट्रेनिंग जितना इम्प्रूव होगा उतना ही वो भी आगे बढ़ा. तो इसी से हम एक सेम पर्सन में आगे क्या चेंजेस हुआ था, अब क्या चेंजेस हुआ ट्रेनिंग के बाद, पढ़ाई के बाद और लर्निंग के बाद, इसको देख सकते हैं. ठीक है. फिर नेक्स्ट, इप्सेटिव असेसमेंट प्लेस ए प्राइमेसी अपॉन द इंडिविजुअल. मतलब प्राइमेसी मतलब हो गया प्राइमरीली, वही पॉइंट है, प्राइमेसी बोलते हैं. मतलब पहले किसको स्थान देता है इप्सेटिव, ना इंडिविजुअल को, जो इंडिविजुअल खुद को जज करना चाहते हैं और इंडिविजुअल का डेवलपमेंट कहाँ से हो रहा है उसे देखना चाहते हैं. इट इज़ टिपिकली यूज्ड इन इनफॉर्मल, बार बार बोल रही हूँ ये फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है, बच्चे अपने आप को जज करते हैं. एंड प्रैक्टिकल लर्निंग सच एज खुद से गाना गा रहे हो और गाने में आप फेल्यूर हो रहे हो, फिर से गाना सीख रहे हो, मतलब एक पॉइंट हो नहीं रहा है, तो उसमें बहुत कोशिश, जैसे कि बच्चे फेल होते हैं देन पास होते हैं, तो उन्होंने ट्रेनिंग लिया टीचिंग में, स्पोर्ट्स में, ऑनलाइन गेमिंग में, आजकल हर चीज़ में ऐसा प्रैक्टिस रहता है. इसी को हम सेल्फ रेफरेंस बोलते हैं. ठीक है. तो विथ रेफरेंस टू क्राइटेरिया सेटअप, जो क्राइटेरिया सेटअप करके किया जाए उसको क्राइटेरियन रेफरेंस बोलते हैं. और जो नॉर्म, मैं तीनों का डिफरेंस भी आपको दिखाना चाहती हूँ. अगर कोई क्राइटेरिया फिक्स्ड है, कोई नियम बनाया गया, नियमबद्ध है, उसके बेसिस पे रिजल्ट्स आ रही कि नहीं एक पर्सन का चेक किया जाए, उसको क्राइटेरियन रेफरेंस बोलते हैं. अगर विथ रेफरेंस टू हिज पीयर ग्रुप, अगर आपको आपके पीयर ग्रुप से कंपेयर किया जाए कि इस बच्चे से उस बच्चे का कितना मार्क्स अच्छा गया है, उसको नॉर्म रेफरेंस्ड. ठीक है. जहाँ पे आपको रैंकिंग मिलता है, पोजीशन मिलता है, वो सब. एंड विथ रेफरेंस टू हिज ओन प्रोग्रेस, अपने ही प्रोग्रेस, आप पहले यहाँ पे थे, फिर आपका ट्रेनिंग के बाद ग्रोथ यहाँ पे हुआ, अगर ड्रॉ करते हैं तो इस पॉइंट पे आप पहुँचते हैं, तो इतना जो प्रोग्रेस हुआ इसको सेल्फ रेफरेंस्ड बोलेंगे. ठीक है. क्या क्लियर है? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन और असेसमेंट बेस्ड ऑन, क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट, इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट. इंटरनल असेसमेंट में होता है क्या, कितना ज़्यादा नहीं दे रही हूँ. इंटरनल असेसमेंट का इंट्रो मीनिंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज. डिसएडवांटेज यहाँ से देख लेना. ठीक है. थोड़ा सा यहाँ ब्लर किया है मैंने. डिसएडवांटेज बस जैसे 1.5 पेज का आपको दिया जा रहा है. देखो, असेसमेंट का इंट्रो मीनिंग, फिर उसके बाद इसको लिखोगे ना तो 2 पेज ही होगा. उतना नहीं लिखेंगे तो सपोज कोई एक शॉर्ट आ गया 4 मार्क का या 5 मार्क का, वहाँ पे मार्क्स ही नहीं आएगा, है ना. सो आपको थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, आप हिंट रखते चलो. ठीक है. हिंट बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो. सो इंटरनल असेसमेंट किसको बोलते हैं? इंटरनल असेसमेंट मतलब होता है स्कूल बेस्ड. अरे हमारा आज ना इंटरनल एग्जाम था बोलते हैं, तो ऑब्वियस इंटरनल असेसमेंट होगा जो स्कूल बेस्ड होता है या कॉलेज में होता है. एंड इज डिजाइंड and marked by the students, designed and marked by the student के थ्रू होगा. own teachers, marked by students own teacher. अच्छा, पूरा लाइन नहीं पढ़ने से ये होगा, students own teacher. देखो, जैसे मेन बोर्ड एग्जाम्स का कॉपी, एग्ज़ाम देने के बाद बच्चों का कॉपी कहाँ जाता है, बाहर जाता है, और बाहर के टीचर्स आते हैं, दूसरे कॉलेजेस के, स्कूल्स के आते हैं, जो करते हैं. बट इंटरनल जब होता है तो उसी स्कूल के, उसी बच्चों के जो टीचर है, क्लास टीचर, वो चेक करते हैं. कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट भी इससे कोलैबोरेट करते हैं. कभी कभी क्या करते हैं ना टीचर्स, एक दूसरे का कॉपी बच्चों में शेयर कर देते हैं और बोलते हैं मैं मार्क्स बोल रही हूँ एंड मैं क्वेश्चन के आंसर्स बता रही हूँ, तुम चेक करके बताओ किसका कितना रहा है. ठीक है. इट इज़ इम्प्लीमेंटेड एज द पार्ट ऑफ रेगुलर क्लासरूम इंस्ट्रक्शन. इंटरनल असेसमेंट को रेगुलर क्लासरूम इंस्ट्रक्शन माना गया है. जैसे कि आप टेस्ट, ऑब्जर्वेशन और छोटे छोटे से क्विज कंपटीशन, डिबेट वगैरह करते हो, वैसा ही एक इंस्ट्रक्शन माना गया है आपका क्लासरूम इंस्ट्रक्शन इंटरनल असेसमेंट को. विद इन लेसन और एट द एंड ऑफ द टीचिंग यूनिट. देखो, विद इन लेसन को कंप्लीट करते हुए उसके बीच में भी कर सकते हो, और लेसन कंप्लीट हो गया और टीचिंग यूनिट पढ़ा दिया, सब कुछ कर दिया, TLM दिखा दिया, सब करने के बाद भी बच्चों को दे सकते हो. और ईयर लेवल साल में एक बार होगा, और एजुकेशनल साइकिल में भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है. इट इज़ द इवैल्यूएशन इन व्हिच टीचर एंड एग्जामिनर आर द सेम पर्सन. यहाँ पे जो टीचर है और एग्जामिनर है दोनों सेम है. बट जब बोर्ड एग्जाम्स
और हमारे मेन एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे टीचर और जो एग्जामिनर होते हैं दो डिफरेंट पर्सन होते हैं। द सेम टीचर टीचर से पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ाया और मैं ही आपका टेस्ट लूंगी, इंटरनल एग्जाम लूंगी और कलेक्ट करूंगी आपसे इन्फॉर्मेशन, देन आपका कॉपी चेक करूंगी और आपने कितना मार्क्स रखा है वो बताऊंगी। दैट इज द इंटरनल असेसमेंट। नो एक्सटर्नल एक्सपर्ट, कोई एक्सटर्नल एक्सपर्ट को इन्वाइट नहीं किया जाएगा इस टाइप के इवैल्यूएशन में। द इंटरनल असेसमेंट इज व्हाट यू डू एज पार्ट ऑफ योर कोर्स वर्क। तो इंटरनल एक कोर्स वर्क का छोटा सा पार्ट है, इसलिए बहुत ही कम अमाउंट का रहता है, 20 मार्क का एग्जाम रहता है, कहीं कहीं पे 15, कहीं कहीं पे 20 रहता है, ठीक है। एंड द एसेज, ग्रुप असाइनमेंट, टेस्ट एटसेट्रा, क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, क्वार्टरली टेस्ट एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल इवैल्यूएशन। इंटरनल इवैल्यूएशन, इंटरनल असेसमेंट दोनों ही आपके सेम है और दोनों ही बोलता है ये इंटरनल एग्जाम जैसा है। हो सकता है इंडिविजुअल भी एग्जाम हो या फिर क्लास टेस्ट हो जाए, यूनिट टेस्ट हो जाए या फिर वीकली हो जाए, मंथली टेस्ट हो जाए, क्वार्टरली टेस्ट हो जाए, ये सारे भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब चलो एडवांटेज। इट रिड्यूसेस द वेटेज ऑफ एक्सटर्नल असेसमेंट। ये क्या करता है वेटेज, देखो आप लोगों का अगर इंटरनल एग्जाम नहीं रहता तो आपका एक एक पेपर का एग्जाम होता 100 मार्क्स का, बट आप एग्जाम अटेंड कर रहे हैं ओनली कितने मार्क्स का अटेंड कर रहे हो, 80 मार्क्स का, ठीक है, 80 मार्क्स का आप अटेंड कर रहे हैं। तो उस बेसिस पे हमारा कितना होता है पता है, हमारा मॉक टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट और इंटरनल मिला के 30 मार्क्स काट लेते हैं, ठीक है, 30 मार्क्स काट लेते हैं। मतलब हम लोग अभी एग्जाम देंगे 70 मार्क्स का, बट क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन जो रहते हैं वो जस्ट लाइक ANU का है वैसा ही रहता है कि क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे हमें लिखना रहता है 2 लॉन्ग क्वेश्चंस लिखना रहता है और बाकी जितने हैं सारे शॉर्ट लिखने रहते हैं, और एक एक शॉर्ट को ही आपको 4 पेज 5 पेज लिखना पड़ता है, ठीक है, तो भी सोचो सिर्फ 5 मार्क के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन आप 9-10 पेज भी लिख सकते हो, ये भी अलाउड है और उतने पेजेस मिलते हैं। तो वो जो टेस्ट होता है क्या हो गया, एक्सटर्नल वेटेज था 100 बट हम लिख रहे हैं 70, तो 30 मार्क्स का क्या हो गया, इंटरनल हो गया। वो इंटरनल में क्विज हो सकता है, असाइनमेंट वर्क हो सकता है, प्रैक्टिकल वर्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये रिड्यूस करता है और इसको पॉइंट वाइज लिखिएगा प्लीज़, मैंने पैराग्राफ वाइज दे दिया है स्पेस को कम करने के लिए, बट पॉइंट वाइज लिखिएगा। इट रिड्यूसेस द वेटेज ऑफ द एक्सटर्नल असेसमेंट, मोर ओवर स्टूडेंट्स एंगेज देमसेल्व इन द स्टडी थ्रू आउट द ईयर। क्या होता है जब साल में एक बार एग्जाम होता है ना, जैसे कि कुरुक्षेत्र बच्चों का हो रहा है, तो कुरुक्षेत्र बच्चे साल में एक बार एग्जाम होता है, सो दैट स्टार्टिंग के कुछ महीना पढ़ते नहीं है, ठीक है, ऑब्वियस है पढ़ेंगे नहीं, लास्ट के 3-4 महीना जब बाकी रहता है उसी टाइम पे पढ़ते हैं। बट ये आप एक चीज़ नोटिस करो, आंध्र के बच्चे हो गए, वायव्यू के बच्चे हो गए, आप लोगों को ऐसा गैप मिला है क्या कभी, बोलो। एडिशन इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ एंजाइटी। क्या होता है ना, टेंशन कब लगता है बताओ, जब ना हम लोग पूरे साल कुछ नहीं पढ़े और लास्ट में जल्दी जल्दी से सब कुछ पढ़ते हैं ना, तो लगता है कि टेंशन, हाँ इतने सारे पेपर से कैसे कंप्लीट होंगे, कब रिवाइज करेंगे, कब नोट्स बनाएंगे, क्या करेंगे, हो गया। बट सोचो अगर एवरी डे ही पढ़ रहे हो तो उसमें आपको थोड़ा सा टेंशन कम लगेगा, हाँ बार बार तो एग्जाम देना ही है, देंगे, ऐसा फील आता है। देखो डिसएडवांटेज क्या है, देयर आर चांसेस दैट टीचर्स में मिसयूज इट फॉर देयर ओन बेनिफिट। कभी कभी टीचर्स मिसयूज करते हैं। अब बोलोगे मैम मिसयूज कैसा होता है, मिसयूज ऐसा हो सकता है जैसे इस साल हमने बच्चों का मार्क्स रख दिया रिकॉर्ड करके, सपोज कोई एक बच्चा एग्ज़ाम देने नहीं आया है तो उसके पेरेंट्स आके कुछ टीचर्स को हेल्प कर देंगे बोलते हैं और ऐसा ऐसा कुछ बोलते हैं, तो टीचर्स को फिर परमिशन आता है कि नहीं मार्क्स दे दो, तो टीचर्स ने अपने ओन बेनिफिट्स के लिए उस बच्चे को दे दिया, बट बच्चे ने तो कुछ नहीं पढ़ा है ना, पढ़ाई के नाते वो ब्लैंक है, तो ये उनका एक बेनिफिट हो गया टीचर के लिए और डिसएडवांटेज है बच्चों के लिए। ऑल्सो इन द हैंड ऑफ द इनएक्सपीरियंस एंड इनसिंसियर टीचर, अगर इनसिंसियर एंड इनएक्सपीरियंस टीचर्स मिल गए तो वो बच्चों को हार्म भी कर सकते हैं। क्या होता है,
इंटरनल एग्जाम में भी क्वेश्चंस बता दिए जाते हैं, तो बच्चा उतना ही पढ़ के आता है या फिर उतने का चीटिंग लेके आता है। ठीक है, तो ये वैसे टाइप का अगर प्रोग्राम हो जाए तो ये वर्दी नहीं होगा, नोट वर्दी। ठीक है, इट विल लूज इट्स इंपॉर्टेंस ड्यू टू अनफेयरनेस एंड फेवरिंग ए स्टूडेंट और बायसनेस। अभी जो बोला फेवर कैसे करते हैं बच्चों को और बायस्ड कैसे होते हैं उसके लिए। ठीक है, अब चलो एक्सटर्नल असेसमेंट। ठीक है, एक्सटर्नल असेसमेंट और स्टैंडर्डाइज असेसमेंट, देखो ये भी एक स्टैंडर्डाइज असेसमेंट है जो थ्योरी एग्जाम मेन एग्जाम, ठीक है, इसको डिज़ाइन किया जाता है एंड मार्क आउटसाइड इंडिविजुअल स्कूल। मतलब स्टूडेंट्स को मार्किंग करने के लिए इंडिविजुअल स्कूल के टीचर्स आएंगे, सो एज टू एंश्योर दैट क्वेश्चन कंडीशन फॉर एडमिनिस्ट्रिंग स्कोरिंग प्रोसीजर इंटरप्रिटेशन आर कंसिस्टेंट एंड कंपेरेबल अमॉन्ग स्टूडेंट। मतलब अभी जो भी क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, स्कोरिंग की बनाए जाएंगे, जो भी प्रोसीजर दिए जाएंगे वो सारे बच्चों का सोच के दिया जाएगा। इट रेफर्स टू द एग्जामिनेशन विच इज़ यूजुअली टेकन इन द एग्जाम पीरियड वंस योर लेक्चर्स एंड वर्कशॉप्स आर फिनिश। मतलब पूरा लेक्चर ख़त्म, पूरा क्लासेस ख़त्म, सब ख़त्म होने के बाद ये चीज़ किया जाता है। मतलब इसको हम बोल सकते हैं एनुअल एग्जामिनेशन, सेमेस्टर और हाफ ईयरली। द इवैल्यूएशन प्रोसीजर इन विच द इवैल्यूएटर, देखो यहाँ पे जो इवैल्यूएटर है और एग्जामिनर्स है उनको बाहर से इनवाइट किया जाता है, अदर स्कूल से, आर इन्वाइटेड फ्रॉम द आउटसाइड, इज कॉल्ड एक्सटर्नल असेसमेंट। टीचर हु आर टीचिंग ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट इन्वॉल्व इन द असेसमेंट। देखो जैसे बायस्ड वाले आंसर ना आ जाए और कोई टीचर अपना बच्चा समझ के अच्छा ये बच्चा ने मुझे हेल्प किया था, मैं उसका क्लास टीचर हूँ तो पूरा मार्क दे देता हूँ, तो ऐसा भी हो जाता है। इसलिए वैसे टीचर्स को ना रख के बाहर से टीचर्स बुलवा के उनको मार्किंग करवाया जाता है, जैसे कि फेयर वाले मार्किंग हो। हैंस द टीचर एंड एग्जामिनर यहाँ पे दोनों अलग अलग पर्सन होते हैं, कॉमन कभी नहीं होगा। ठीक है, उनका परफॉर्मेंस अचीवमेंट जज्ड होता है, इवैल्यूएटेड होता है बाय आउटसाइड टीचर और एक्सटर्नल। एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, देखो एडवांटेज इट हेल्प स्टूडेंट्स टू नो देयर परफॉर्मेंस। ये हेल्प करते हैं कि बच्चों को पता चले कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है। इट ऑल्सो हेल्प दैम टू नो देयर नॉलेज लेवल, बच्चों का नॉलेज लेवल कितना है उसे भी पता कर सकते हैं। इन एडिशन उसके साथ इट एनकरेज दैम टू लर्न एंड इम्प्रूव देयर नॉलेज एंड ग्रेड्स। उनका नॉलेज कितना बढ़ेगा, लर्न कैसे करेंगे, उनका ग्रेड्स कैसा बढ़ेगा, उसके बारे में भी ये इंकरेज करते हैं। इट क्रिएट्स ए कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, ये एग्जाम इस टाइप का असेसमेंट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ाता है स्टूडेंट्स के अंदर। दिस स्पिरिट पुशेस दैम टू डू देयर लेवल बेस्ट। ये स्पिरिट उनको हेल्प करता है कि आगे कैसे बढ़ोगे, आगे कितना आगे जाना है। फॉर डेवलपमेंट बिल्डिंग पर्सनालिटी एंड कॉन्फिडेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जैसे कि हम लोग ना बाहर के बच्चों के साथ एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ के बच्चे के जो टीचर्स हैं वही हमारा कॉपी चेक करते हैं। जब ऐसा कुछ होता है तो हम बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, कभी कभी हमारे पेपर्स ख़राब हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं होते, पर्सनालिटी बिल्ड नहीं होता। तो एक्चुअल में ही आपको कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी बिल्ड करने के लिए ये प्रोसेस रखा गया है। ठीक है, कि हम अपने एरिया में तो बहुत अच्छा कर रहे हैं बट बाहर के टीचर्स आगे अगर हमारा कॉपी चेक करें तो कितना अच्छा करेंगे। तो ये आपका एक्सटर्नल असेसमेंट है, एक्सटर्नल आके करेंगे। देयर आर वेरियस डिसएडवांटेज, बहुत सारे डिसएडवांटेज भी है विच कैन कॉज हार्म टू स्टूडेंट लाइफ। कभी कभी उनका लाइफ करियर भी बर्बाद कर देते हैं। दिस इंक्लूड द यूज ऑफ अनफेयर मीन्स लाइक टॉकिंग एंड चीटिंग इन द एग्जाम हॉल। ठीक है, सम स्टूडेंट जस्ट गिव ए पेपर टू ओनली पास द एग्जाम टू गेट एवरेज मार्क्स। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो एवरेज मार्क्स के लिए पढ़ते हैं कि पास हो जाए बस इतना ही काफ़ी है। इन एडिशन एक्सटर्नल असेसमेंट ओनली कवर्स ये पार्ट और पार्शियल कोर्स ऑफ स्टडी, मतलब इतना पोर्शन दिया गया, इतने ही पोर्शन से क्वेश्चन आएगा, इतना ही पढ़ना है, ऐसा। मोस्ट नोट ऑफ द रिजल्ट इज़ नॉट एक्यूरेट, यहाँ पे रिजल्ट हमेशा सही होगा कोई गारंटी नहीं है। टीचर शायद देखो गुस्से में होगा या एजेड होगा या फिर कोई एक जल्दी जल्दी में होगा, क्योंकि रहता है ना कि टीचर्स जितने कॉपी चेक करेंगे और पर कॉपी में आपको 10 से 12 रुपया मिलता है। तो उस बेसिस पे सोचो वो टीचर अगर एक दिन में मतलब 1000 कॉपीज देख लेता तो कितना रुपया मिल जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग टीचर का ना हड़बड़ी बहुत होता है, तो वैसे पेपर्स चेक करने में मैक्सिमम बच्चे का बैक लग जाता है। ठीक है, तो आंसर्स और जो रिजल्ट है वो रिलायबल रहते हैं, जो मतलब फिक्स नहीं है, चेंज हो जाते हैं, तो इसलिए ये एक डिसएडवांटेज बन गया।
ठीक है, फिर एक चीज़ बता देती हूँ बस। एक क्वेश्चन है रिकमेंडेशन, मैंने बोला था कि वहाँ पे गिवन है पॉलिसीज़ पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग असेसमेंट के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू देना है। तो एनपी का पॉइंट लिख दिया है, एनपी 1992 का भी पॉइंट्स लिख दिया है, 2020 का भी पॉइंट्स मैंने लिख दिया है। ठीक है, इस पॉइंट्स को आप पढ़ लीजिएगा, बस इतने पॉइंट्स को यहाँ तक। एक्ट ऑन फीडबैक गिवन फ्रॉम देयर टीचर और पीयर टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। और ये क्या है, कौन पढ़ेगा वो पोर्शन, दोनों ग्रुप पढ़ सकते हो, बट ज़्यादा पढ़ना है वाईव्यू एंड एएनयू बच्चों को, क्योंकि उनका शॉर्ट में वैसे रिकमेंडेशन वाला पॉइंट आ जाता है जो कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। एनसीएफ अभी रिसेंटली पढ़ा था तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और एनपी तो मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेशन कैसे होने चाहिए, असेसमेंट कैसे होना चाहिए और उसका अरेंजमेंट कैसे हो, तो वो चीज़ है। अभी बताओ इतना क्लियर हो? ठीक है, शॉर्ट नोट एक है असाइनमेंट। असाइनमेंट होता क्या है, डिज़ाइन ऑफ एन असाइनमेंट, यूजेस ऑफ एन असाइनमेंट, एंड ये पॉइंट हो गया। सेल्फ असेसमेंट अभी ऊपर पढ़ लिया था तो और नहीं लिखना है, असेसमेंट जो था वो आप पढ़ चुके हो, खुद के परफॉर्मेंस को चेक करना। तो बस ये देखो कितना इन्फॉर्मेशन दिया। अगर कॉपी में लिखेंगे ना 1.5 पेज ही होगा, पूरा कंफर्म है 1.5 पेज ही होगा आपके कॉपी में। ठीक है, बोलोगे मैम इतने में मार्क्स कैसे आएगा? अरे असाइनमेंट कितने टाइप का होता है, क्या होता है, जो पॉइंट्स लिखे हो उसी से ही डायग्राम थोड़ा थोड़ा बना के करोगे खुद से। ठीक है, एग्जाम्पल दे देना, मैं अभी एग्जाम्पल समझाऊंगी ना बहुत सारे, तो दे देना। अगर लेंथी कर दूँ ना तो बहुत लेंथी हो जाएगा, और शॉर्ट के लिए आप लोग नहीं पढ़ोगे, फिर डर जाओगे, इतने टॉपिक्स हैं। तो इसलिए असाइनमेंट, एन असाइनमेंट इज ए पीस ऑफ वर्क ऑफ टास्क। एकेडमिक मतलब स्कूल पे ही ज़्यादा यूज़ होता है असाइनमेंट, बोलते हैं ना मुझे असाइनमेंट वर्क मिला है, असाइनमेंट वर्क मिला है। एक ऐसा काम और टास्क जो आपको टीचर प्रोवाइड करती है। क्यों प्रोवाइड करती है? वन काइंड ऑफ एक बोल सकते हैं अपॉर्चुनिटी है, बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी रहता है कि वो नया कुछ सीखे, खुद से सीखे, प्रैक्टिस करे, खुद से कुछ बनाए, डेमोन्स्ट्रेट करे, एंड दे हैव अचीव द लर्निंग गोल्स, एंड उससे उनका जो लर्निंग का गोल है या उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो पूरा हो धीरे धीरे। ठीक है, द आउटपुट कैन बी जज्ड यूजिंग सेंसरी परसेप्शन। जो आउटपुट रहेगा जिसको हमें जज करना है यूजिंग सेंसरी परसेप्शन। देखो असाइनमेंट, मुझे ना असाइनमेंट वर्क मिला है, चलो चलो मेरा कॉपी चेक करो, तो मुझे जो मिला है मैंने पूरा लिख दिया है और आप मेरा कॉपी चेक कर रहे हैं, तो कैसे चेक करोगे? टीचर क्या करेगा, पहले कॉपी को ऑब्जर्व करेगा कि बच्चे ने कहाँ कहाँ से रिसोर्सेस लिया, कैसे रिसोर्सेस लिया, कैसे लिखा है, उसके बाद टीचर उसको रीड करेंगे। तो 2 पॉइंट है, बच्चा जब बनाएगा बच्चा भी सेम काम करेगा, टीचर जब चेक करेंगे उस समय भी सेम काम करेंगे। आप अगर पहली बार कोई असाइनमेंट कॉपीज बना रहे हो तो पहले आप मटेरियल कलेक्ट करोगे ऑब्जर्व करके कौन से चाहिए, उसके बाद उस चीज़ों को रीडिंग करोगे प्रॉपरली एंड उसको आप लिखोगे। ठीक है, द असाइनमेंट कैन फोकस ऑन ए प्रोडक्ट एज आउटपुट। तो ये असाइनमेंट किस पे फोकस करता है ना, फोकस ऑन ए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पे फोकस करता है। एज आउटपुट रिजल्ट के नाते प्रोडक्ट पे फोकस करता है। एग्जाम्पल जैसे रिसर्च का रिपोर्ट हो गया, जैसे हमारे पेरेंट्स का अभी मेडिकल चेकअप होता है, ठीक है, वो भी वन काइंड ऑफ मेडिकल असाइनमेंट है। तो जिस नर्स को दिया जाता है या जिस पर्सन को दिया जाता है वो चेक करके जब इंफॉर्मेशन 1 to 1 सब कुछ समझाते हैं, वही होता है एक्चुअली असाइनमेंट टाइप्स। तो ये रिसर्च का रिपोर्ट हो गया, डिज़ाइन हो गया, फोटोटाइप हो गया, और एक प्रोसेस। असाइनमेंट एक प्रोडक्ट हो सकता है और प्रोसेस हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, प्रोसेस हो सकता है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था लर्निंग, लर्निंग ऑल्सो बोथ, प्रोडक्ट भी हो सकता है या प्रोसेस भी हो सकता है। और एग्जाम्पल क्या है, रिसर्च प्रोसेस, ग्रुप प्रोसेस, ठीक है, एंड इंडिविजुअल्स के परफॉर्मेंस टाइप में अगर देखा जाए कि बच्चों का परफॉर्मेंस और कंपीटनेस यहाँ से देख रहे हो तो प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट, तो 2-4 चीज़ों को ध्यान दिया जाता है। अगर ये प्रोडक्ट टाइप है तो रिसर्च रिपोर्ट, डिज़ाइन और फोटो टाइप होना चाहिए था। अगर ये प्रोसेस है, रिसर्च प्रोसेस, ग्रुप प्रोसेस होना चाहिए था। अगर ये कोई नॉर्मली परफॉर्मेंस बेस्ड है तो ये प्रोफेशनल स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। तो ये असाइनमेंट है। डिज़ाइन ऑफ असाइनमेंट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन असाइनमेंट, मुख्य उद्देश्य क्या है एक असाइनमेंट का,
इज टू इवैल्यूएट वेदर द सब्जेक्ट मैटर अंडरस्टूड बाय द स्टूडेंट। ठीक है, देखो असाइनमेंट का मेन काम होता है वो चेक करता है कि बच्चों को क्या मेरा सब्जेक्ट मैटर समझ आया। अगर वो समझ पा रहा है तो इंटरेस्ट दिखाएगा असाइनमेंट काम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन ए कंटेंट, कंटेंट के ऊपर निर्भर करके बोला जा सकता है, और करिकुलम के ऊपर, कंटेंट एंड करिकुलम ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेमिस्टर, टीचर ऑफन गिव, देखो सेमिस्टर के ऊपर और सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करके टीचर ऑलवेज बच्चों को क्या देती है, असाइनमेंट देती है ऑन की ऑब्जेक्टिव्स, छोटे छोटे की ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान पे रखते हुए। टीचिंग गोल्स ऑफ द करिकुलम, जैसे कि कोई एक ना करिकुलम कंप्लीट नहीं हो रहा है तो हमें ना ऐसा पढ़ाया जाता था, एक एक सेमिस्टर होता था जब ना टाइम शॉर्टेज हो जाता था और मे भी कोई टीचर छुट्टी में रहते थे और पढ़ाई कंप्लीट नहीं होता था, तो हमें ना सेमिनार दिया जाता था और असाइनमेंट वर्क दिया जाता था, प्रैक्टिकल्स के नाम पे ये सब करवाए जाते थे। जैसे कि हम उस टॉपिक को, जब क्या होता है ना, एक फोकस चाहिए होता है कोई चीज़ को पढ़ने के लिए, और जब हमें डर लगता है, जब हमें कहीं पे कम्पीट करना रहता है, तब हम लोग अच्छा अच्छा असाइनमेंट बनाते हैं कंपैरिजन के बेसिस के लिए। ठीक है, सो हमें असाइनमेंट वर्क्स मिलता है। असाइनमेंट वर्क्स इंडिविजुअल सोलो असाइनमेंट हो सकता है, ग्रुप असाइनमेंट वर्क हो सकता है। यहाँ पे बच्चों का 3 लेवल्स को हम चेक करते हैं, जैसे कि एक तो करिकुलम कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, गोल्स वो देखा जाएगा। फिर और एक पॉइंट आता है कि बच्चे जैसे राइटिंग स्किल उनका अच्छा है कि नहीं, वो भी पता चल जाता है। कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा है कि नहीं, वो भी पता चल जाता है। एंड प्रेजेंटेशन स्किल भी अच्छा है कि नहीं, वो भी पता चल जाता है। ग्रुप असाइनमेंट, जब हम ग्रुप में काम करते हैं और हमें कोई असाइनमेंट मिलता है तो इट्स ए ग्रेट असेसमेंट टूल as they analyze whether the student can work together on a project or whether they understand what is being taught in the class। देखो जब ग्रुप में हमें दिया जाए तो स्टूडेंट समझते हैं कि नहीं और काम करते कि नहीं एक साथ प्रोजेक्ट पे, वो देखा जाता है, और whether they understand and what is being taught in class, या फिर वो सारे पॉइंट्स को समझ रहे हैं जो भी क्लास में बोला गया। An assignment is designed in a way that makes it a very clear to understand as to what is expected from them। देखो असाइनमेंट ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि हमें बच्चों से क्या चाहिए उस असाइनमेंट में, वो एक्सपेक्टेशन उन्हें पता चल जाए। और इट हैज़ वेरियस सब सेक्शंस इन दैम, और उसमें बहुत सारे सब पार्ट्स और सब सेक्शंस भी रहते हैं। मार्क्स आर गिवन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्ड क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया पहले से रखे गए हैं उसी क्राइटेरिया के आधार पे बच्चों को हम जज करते हैं और मार्क असाइन करते हैं असाइनमेंट में। इसका मतलब ये हो गया, दिस मीन्स देयर इज अ स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन प्रोसेस। इसके लिए एक स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन प्रोसेस रहता है जो कि हर एक बच्चे को फेयरली जज करे। यूजुअली देयर इज ए स्टैंडर्ड रूब्रिक फॉर मेकिंग एन असाइनमेंट। तो असाइनमेंट जब बना रहे हो उसको चेक करने के लिए रूब्रिक रहता है, करेक्ट है कि नहीं सब कुछ जानने के लिए। एंड फॉर मार्किंग एन असाइनमेंट which is used to create an assignment. Sometimes customized rubrics also present to check और यूज़ फॉर असाइनमेंट के लिए कस्टमाइज्ड रूब्रिक्स भी बनाए जाते हैं। अब बोलोगे मैम रूब्रिक्स क्या है? रूब्रिक्स भी वन काइंड ऑफ रेटिंग स्केल है जिसके बेसिस पे हम लोगों को एनालिसिस करते हैं कि उसका परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि हम 1 मार्क नहीं दे पा रहे। जैसे बच्चों ने बहुत मेहनत किया है तो 90 to 100 दिया गया है आपके मतलब असाइनमेंट में, और उसको ग्रेड हमने ई दे दिया और E+ और O दे दिया। ठीक है, यहाँ पे हमें पहचानने में मुश्किल हो रही है, तो उस मुश्किल को सॉल्व करने के लिए कभी कभी कस्टमाइज्ड रूब्रिक्स भी रखे जाते हैं ताकि पता चले कौन कितना ला पा रहा है। ठीक है, मार्क्स। अभी देखो यूजेस ऑफ असाइनमेंट, डेवलपमेंट, मतलब यहाँ पे जो होगा वो आपका असाइनमेंट के थ्रू ही जाएगा। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन और डेवलपमेंट ऑफ हायर लेवल थिंकिंग स्किल्स, डेमोन्स्ट्रेशन और डेवलपमेंट ऑफ हायर लेवल थिंकिंग स्किल्स। फिर क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन और डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल अच्छा होगा। डेमोन्स्ट्रेशन और डेवलपमेंट ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन स्किल, जब असाइनमेंट हो जाए लिखने के बाद टीचर को सुनाना भी पड़ता है, तो जो अच्छा देता है तो डायरेक्ट प्राइज मिलता है। ऑब्जर्वेशन और ट्रेनिंग ऑफ कोलैबोरेटिव एंड इंटरपर्सनल स्किल, एक साथ मिलके काम करना और ट्रेनिंग लेना और इंटरपर्सनल चीज़ों पे काम करना, ये मेन ऑब्जर्वेशन और उद्देश्य है जिसे देखते हुए जाना चाहिए।
ठीक है, क्या हम क्लियर हैं? अभी कौन सा टॉपिक पढ़ा? ये आंध्र एंड वाइव्यू बच्चों के लिए बोल रही हूँ। इस यूनिट से 2 लॉन्ग क्वेश्चन ऑलरेडी कर दिया है प्रीवियस क्लास, फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव पूरा हो गया है। फर्स्ट यूनिट पूरा कंप्लीट। अभी मैंने आपको एक पॉइंट और भी बताया, ठीक है। यूज़ ऑफ रूब्रिक्स कल के क्लास में रहेगा, ठीक है। प्रैक्टिकल वर्क, वर्कशीट, असाइनमेंट आज पढ़ा दिया आपको, असाइनमेंट आपको पढ़ा दिया। यूज़ ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नेक्स्ट क्लास में रहेगा। पोर्टफोलियो एक आ रहा है, यहाँ पे नहीं है बट हम पढ़ेंगे। सो यहाँ पे देखो सेल्फ असेसमेंट आया, सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, तो ये हम पढ़ चुके। टीचर असेसमेंट तो पहले ही पढ़ चुके हो, जो कि टीचर मेड टेस्ट के थ्रू असेसमेंट होता है वही है। देखो यहाँ पे लिख भी दिया है स्टैंडर्डाइज एंड टीचर मेड टेस्ट, तो नहीं करना है। जो इंपॉर्टेंट है वर्कशीट, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट एंड यूज़ ऑफ रूब्रिक्स, ठीक है। ये 4 टॉपिक यहाँ से छोटे छोटे से, उसमें से असाइनमेंट हो गया है। 3 टॉपिक है यहाँ पे छोटा वाला। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को बोल दिया था, जो भी नागार्जुना के बच्चे हैं, कि पहला पार्ट ऑलरेडी हमने अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ में पढ़ा है। थिंकिंग स्किल, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, क्रिटिकल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। और सेकंड में हमने ये चीज़ लिखा था पूरा, देखो शॉर्ट आंसर टाइप, ऐसे टाइप, उसका एडवांटेज, लिमिटेशंस, पूरा ये बना चुके थे, ठीक है, पूरा बना चुके हैं। अब जो पॉइंट्स हैं वो आपके अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ पॉइंट से फिर से आ रहे हैं, जैसे कि एटीट्यूड, वैल्यूज़, इंटरेस्ट, सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ कंसेप्ट। तो हमें ये सब नहीं पढ़ना है कि सेल्फ कंसेप्ट क्या है, हमें जाना है यहाँ पे छोटे छोटे टॉपिक्स, देखो मार्क करना। ऑब्जर्वेशन क्या है, इंटरव्यू क्या है, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, इन्वेंटरीज, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस है, प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो इंपॉर्टेंट है, टिक कर दिया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी पोर्टफोलियो के बाद देखो न्यू यूनिट आ जाएगा, तो मैंने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन तो ज़्यादा नहीं, ये 4 पेज का मैंने नोट्स दिया है, आपके कॉपी में अगर थोड़ा बड़ा लिखो 5-6 पेज हो जाएगा। तो ये पूरा चीज़ पहले करा रही हूँ। उसके बाद देखो ऊपर भी था रूब्रिक्स का, ये भी देखो इस यूनिट में भी रूब्रिक्स के पॉइंट्स हैं। सो यहाँ पे भी शॉर्ट क्वेश्चन कुछ बाकी है, उस पर काम करेंगे। फिर यूनिट 4 रहेगा, यूनिट 5 रहेगा, धीरे धीरे हम कंप्लीट करेंगे। अब कुरुक्षेत्र, ये कुरुक्षेत्र बच्चों का भी दिखा दिया। फर्स्ट यूनिट पूरा कंप्लीट, टोटल कंप्लीट। सेकेंड यूनिट में हमने ये पोर्शन कंप्लीट कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है। अभी देखो जिन बच्चों को समझ नहीं आता है असाइनमेंट क्यों पढ़ा हमने, दैट इज़ असाइनमेंट कंप्लीटेड, अभी पढ़ा था असाइनमेंट। तो आपको मैं आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं पढ़ाऊँगी, सब पढ़ेंगे डिटेल में। प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस इनका भी है, तो कल के क्लास में प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस भी रहेगा, ठीक है, प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस भी रहेगा। अब चलो जो जो चीज़ें बाकी रह गई मुझे बोलना, मैं करवाऊँगी, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सिलेबस देखते हुए चल रही हूँ। अब देखो यहाँ पे देखो पोर्टफोलियो, पहला वाला क्वेश्चन CCE है, जो प्रीवियस टाइम आप कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद देखो सारे बच्चों का ऑब्जर्वेशन शेड्यूल है, चेकलिस्ट था, रेटिंग स्केल था, एनेक्डोटल रिकॉर्ड था। तो कल के क्लास में ऐसे ही 4-5 टॉपिक्स मैं फिर से पढ़ाऊँगी, ठीक है। और यहाँ पे देखो पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो अभी स्टार्ट हो रहा है, जितना भी हो 1 पेज एटलीस्ट आज कर ले, एक कल बाकी के कर लेंगे, तो वो है, ठीक है। सारे छोटे छोटे से यहाँ पे ना 7-8 टॉपिक्स हैं यूनिट 3 में, उसको धीरे धीरे कंप्लीट करने दो। एंड 4th यूनिट में 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, पहले बोल दिया था, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, 1, 2, 2 लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना है, शॉर्ट करके दूंगी जैसे पढ़ना चाहिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि दोनों ग्रुप का है, और दिस वन इज द लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। अब एक चीज़ नोटिस और भी करो, यहाँ पे भी पोर्टफोलियो है और यहाँ पे भी शॉर्ट क्वेश्चन कितने हैं देखो, प्रोग्रेस रिपोर्ट, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड,